हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह बीमारी किस कारण होती है। जैसे आप सबको पता है कि मधुमेह बीमारी हर किसी के घर में किसी न किसी को ज़रूर हुआ होता है। आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है। तो आज इस क्लास के द्वारा आप जानोगे कि कैसे कैसे टेस्ट होता है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है। मधुमेह बीमारी में बहुत सारी दिक्कतों को देखने पड़ता है, आपने देखा ही होगा। बीमारी लग जाती है तो वह मरते दम तक उस इंसान के अंदर होती है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जो बीमारी होती है पीढ़ी भी पीढ़ी होती है, यानी कि आपके दादा परदादा का तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी को भी इस बीमारी से ग्रसित होना पड़े। तो मधुमेह को इंग्लिश में कहा जाता है डायबिटीज़। ऐसी बीमारी होती है जो आपके रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, यानी कि रक्त में शर्करा यानी कि शक्कर की मात्रा ज़्यादा होने से इसकी मात्रा यानी कि मधुमेह नामक बीमारी आपको लगती है। ग्लूकोज आपसे कहाँ प्राप्ति होती है, तो जो मीठी वाली चीज़ें होती हैं, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें आप खाते हो। कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनो, एक होता है डाई, एक होता है पॉली। जब मोनो वाला फॉर्म खाते हैं, मोनो वाले फॉर्म में आपको मधुमेह नामक बीमारी होता है। मोनोसेक्राइड में एक अणु होते हैं, तो जब आपके शरीर में जाता है, किसी भी रूप में ये जाता है, तो वह ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज से ही अगर ग्लूकोज आपके शरीर में रक्त में जाकर के रक्त में ही घूमता रहता है, आपके मांसपेशियों, आपके जो भी अंदर की जगह होती है मांसपेशियों में, कोशिकाओं में, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाता है तो आपको ये बीमारी देखती है। हम आपको बताते हैं डीपली कि मधुमेह नामक बीमारी आपको लगती कैसी है। तो देखो, जो अग्नाशय होती है, अंगलाशय की लैंगरहस की जो दीपिकाएं होती हैं, वहां से बीटा सेल के एक हार्मोन निकलती है जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, यानी कि हमने आपको बताया कि अग्नाशय की लैंगरहस की दीपिकाओं से आपके शरीर में बीटा सेल का एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज को रक्त और मांसपेशियों, कोशिकाओं तक ग्लूकोज को ले जाकर के हमें ऊर्जा दे। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो लैंगरहस की दीपिकाओं के जो बीटा सेल में निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन, जो हमने बताया है आपको, इंसुलिन का निकलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाता है और जो ग्लूकोज है ना, हमारे मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता, हमारे कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। सिर्फ जो ब्लड होता है, ब्लड का रक्त होता है, वहां तक ही पहुंच पाता है। रक्त में ही क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है दौड़ता रहता है, यानी कि शुगर जो होता है आपके रक्त में ही घूमता रहेगा। तब हमें जो डायबिटीज़ होती है, यानी कि मधुमेह नामक बीमारी होती है, ये बीमारी आपको लग जाती है। इनको जो बीमारी लग जाती है, यानी कि जो डायबिटीज़ वाली बीमारी होती है, इनको जो थकान होता है या फिर कोई भी कार्य करेंगे कठिन वाला, तो इनको थकान बहुत जल्दी लगेगा, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है आपकी मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता, आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। ग्लूकोज का काम ही होता है कि आपके शरीर में जाए, आपको एनर्जी दे। एनर्जी कैसे देगा, तो एनर्जी आपके मांसपेशियों में जाकर के, आपकी कोशिकाओं में जाकर के एनर्जी देगा। लेकिन ऐसा होता है कि मधुमेह जब बीमारी हो जाती है, तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन आपके लैंगरहस के दीपिकाओं से नहीं निकलता है। इसके अलावा मधुमेह जो होता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है आपके रक्त में ही घूमता रहता है। इस कारण से आपको मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, आप नोट में याद रखे रहना, डायबिटीज में ग्लूकोज का जो संचालन होता है ना, वो नहीं हो पाता है। हम जो भी खाते हैं अंत में उससे ग्लूकोज ही बनता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी, यानी कि कोई भी मीठी चीज़ें जब आप खाते हो खास करके, तो वो खा करके, यानी कि जब उसका डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज के रूप में होता है। यह ग्लूकोज रक्त के साथ संयुक्त रूप से बनता रहता है और रक्त के साथ ही हमारी मांसपेशियों एवं कोशिकाओं के अंदर जा करके हमें एनर्जी देने का काम करता है। परंतु ये जब अगर आप डायबिटीज़ वाली बीमारी हो जाते हो तो इंसुलिन नहीं बनता है। आप तो जानते हो कि इंसुलिन किस तरीके से बनता है, हमने अभी आपको आगे बताया। तो इंसुलिन नहीं बनता है, जिस कारण जो ग्लूकोज होता है रक्त में ही क्या करता है, घूमता रहता है, आपके खून में ही घूमता रहता है, मांसपेशियों में, आपकी कोशिकाओं में, यहाँ तक ग्लूकोज नहीं पहुँच पाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका जो खून होता है वह मीठा हो जाता है और साथ ही जो ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा आपके फैमिली में जिस किसी को, इंसान को ग्लूकोज यानी कि मधुमेह नामक बीमारी हो गई है, तो वो इंसान मोटा नहीं हो पाता। मोटा खास करके इसलिए नहीं हो पाता है। देखो, हमने आपको कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ पे आपको बताया था हमने कि कार्बोहाइड्रेट जब कोई भी रूप आप खाते हो, चाहे आपने मोनो खाया हो, चाहे आपने डाई खाया हो, चाहे आपने पॉली खाया हो, तो ये तीनों जब टूटते हैं तो ग्लूकोज में टूटते हैं। ग्लूकोज जब आप खाते हो तो ग्लूकोज आपके शरीर में यकृत में जाकर के ग्लाइकोजन में एकत्रित हो जाता है। ग्लाइकोजन में, यानी कि आपकी यकृत में जाकर के ग्लाइकोजन, जब आपका यकृत भर जाता है तब जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां में जाकर के इकट्ठा होने लगती हैं। तब जब आपकी मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगती हैं, तब आप देखते हो कि कोई इंसान मोटा हो जाता है। ठीक है, आपकी मांसपेशियां फूली फूली लगेंगी, आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा मोटा है।
लेकिन जब मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, तो जब ग्लूकोज आपके शरीर में यानी कि आपके खून में ही दौड़ता रहेगा, तो खून में दौड़ता रहेगा तो आपकी मांसपेशियों में, आपकी कोशिकाओं में यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। आपका जो ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन में नहीं बन पाएगा, तो आप मोटे कैसे हो पाओगे? ठीक है? तो इस प्रकार से कोई भी इंसान जब मधुमेह नामक बीमारी से ग्रसित होता है, तो वह मोटा नहीं होता है। ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं। बताया कि आपके अग्नाशय के जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, वहाँ से बीटा सेल निकलता है। ठीक है? तो आपने अक्सर देखा होगा अपनी फैमिली में कि किसी का शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी का शुगर बहुत कम हो जाता है। ठीक है? यानी कि लो शुगर हो जाता है किसी इंसान को, उसके अलावा हाई शुगर हो जाता है। लो शुगर अगर किसी के इंसान को होगा, तो उसकी जो नंबर काउंटिंग होगा, वो अगर 80 से 120 mg पर 100 ऑफ ब्लड है, तो इसका मतलब कि लो शुगर है। अगर हाई शुगर है, तो यानी कि 200 से लेकर के 300 से भी ज़्यादा अगर हो गया है पर 100 ऑफ ब्लड, तो इसका मतलब होता है कि हाई शुगर है। ठीक है? तो अब हम बताते हैं कि हाई शुगर और लो शुगर में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तब यह चेंजिंग देखने को मिलता है। तो देखो, हमने आपको बताया कि अग्नाशय की लैंगरहैंस के दीपिकाओं से बीटा सेल निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीटा सेल निकलता है। दो प्रकार के सेल निकलते हैं। पहले सेल को कहा जाता है, यहाँ पे देखिएगा लिखा है, पहले सेल को कहा जाता है अल्फा सेल। ठीक है? यानी कि अल्फा सेल आपके अग्नाशय की लैंगरहैंस के दीपिकाओं से पहला सेल जो निकला उससे कहा जाता है अल्फा सेल। दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है बीटा सेल कहा जाता है। तो अल्फा सेल से जो हार्मोन्स निकलता है उसे कहा जाता है ग्लूकागॉन कहा जाता है। ठीक है? यानी कि जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन। लेकिन जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल से जो निकलने वाला हार्मोन होता है उसे कहा जाता है इंसुलिन कहा जाता है। राइट? उसके बाद में अगर ग्लूकागॉन से, अल्फा सेल से जो ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, तो जिस भी इंसान को ग्लूकागॉन हार्मोन्स निकलता है, तो उसे कहा जाता है हाइपरग्लूकेमिया कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके रक्त में जो शुगर होता है, शुगर की जो मात्रा होती है कम हो गई है। ठीक है? तो इसका मतलब यही, ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों, यानी कि जो कम होता है उसमें भी इंसुलिन निकलता है, जिसमें ज़्यादा हो गया है यानी कि हाई शुगर है उसमें भी इंसुलिन निकलता है, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी भी इंसान को लो शुगर हो गया, यानी कि लो शुगर का जब सिम्टम दिखाई देता है, तो इसका मतलब होता है कि उनके शरीर में ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स निकला है, जो क्या होता है, कहलाता है हाइपरग्लूकेमिया। इसका मतलब ये होता है कि आपके रक्त में शुगर की मात्रा जब हो गई है, कम हो गई है। ठीक है? लेकिन जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल में निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उसे कहा जाता है इंसुलिन। इंसुलिन अगर किसी भी इंसान के शरीर में निकलता है, तो इसका मतलब होता है कि हाई शुगर वाला पेशेंट है। इसे कहा जाता है डॉक्टरी लैंग्वेज में हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। ठीक है? तो इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो इसका लक्षण ये होता है कि आपके रक्त में शुगर की जो मात्रा होती है ज़्यादा होती है। ठीक है? तो अब याद रख लेना कि हाई शुगर है, तो इसका मतलब है उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा निकल रही है। ठीक है? अगर लो शुगर है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर, यानी कि उनके अग्नाशय की दीपिकाओं से जो हार्मोन्स निकलता है ग्लूकागॉन कहलाता है, तो इसका मतलब कि उनके रक्त में शुगर की जो मात्रा है कम होती है। आशा करते हैं आपको या समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, ग्लूकागॉन आपको समझ में आ गए। देखो, आपने सुना होगा कि मधुमेह भी बहुत प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमने आपको पहले ही बताया आपको कि जो मधुमेह नामक बीमारी होती है, किसी भी इंसान को लग गई है तो वो ख़त्म नहीं होती है। लेकिन आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि गर्भवती महिलाओं को भी ये बीमारी लगती है, मधुमेह। लेकिन एक ऐसा टाइम होता है कि जो 9 महीने का टाइम होता है, 9 महीने के बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो उस बीमारी को कहा जाता है GDM कहा जाता है, जिसे फुल फॉर्म जिसका होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होता है। तो प्रेगनेंसी महिलाओं को जब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होता है, तो आशा करके मतलब इतना देखा ही जाता है कि यह बीमारी ख़त्म हो जाती है। मतलब बच्चा बाहर निकल गया माँ के गर्भ से, तो यह बीमारी जो होती है ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो अभी हम यहाँ 3 प्रकार लिखे हुए हैं, यह जो बीमारी किसी को लग गई है, तो यह बीमारी आपको नहीं ख़त्म होगी, यानी कि मरते दम तक ये बीमारी रहेगी। तो सबसे पहले बीमारी अगर हो गई है, यानी कि IDDM जो पहला प्रकार होता है मधुमेह प्रकार के। वैसे आपसे पूछा जाएगा कि मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं, तो मधुमेह कहीं कहीं किताबों में लिखा रहेगा 2, कहीं कहीं किताबों में लिखा रहेगा 3। 3 क्यों लिखा रहता है? देखो, जो लास्ट वाला है यानी कि MRDM है, WHO ने इसे बाद में काउंटिंग किया है मधुमेह के प्रकार में। लेकिन सामान्यतः अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि मधुमेह के कितने प्रकार होते हैं, तो अगर 2 लिखा है तो 2 भी आप लगा सकते हो। पहले वाले को कहा जाता है IDDM कहा जाता है, जिसे टाइप 1 का मधुमेह कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। ठीक है? दूसरा होता है NIDDM टाइप 2 का, जिसे कहा जाता है टाइप 2। अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमेह का टाइप 2 जो प्रकार होता है उसे क्या कहा जाता है, तो NIDDM कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है।
तीसरा प्रकार होता है MRDM, जिसे टाइप 3 के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस होता है। अब हम एक एक करके बताते हैं आपको कि IDDM जो टाइप 1 का मधुमेह का प्रकार होता है, जिसे इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटस डायबिटीज मेलाइटस जिसे कहा जाता है। यह किन किन मतलब किन वर्षों में यह दिखाई देता है? तो जो IDDM होता है सामान्यतः जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो 20 वर्ष से कम होते हैं उनको यह बीमारी देखी जाती है। ठीक है, इसमें देखा क्या जाता है, तो इसमें जो इंसुलिन होता है वह निकलता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके अग्नाशय से यह इंसुलिन स्रावित नहीं होता है, या फिर स्रावित भी हो गया है तो इसका जो उपयोग होता है वह सही से नहीं हो पाता है। इसमें जो बच्चे होते हैं यानी कि IDDM वाले जो बच्चे होते हैं जो 20 वर्ष से कम होते हैं, ये अंडरवेट होते हैं, इनको तेज भूख लगेगा, प्यास लगेगा, बार बार मूत्र त्याग करेंगे। ठीक है, यह बीमारी वैसे तो पर्यावरणीय कारण से भी हो सकती है, आनुवंशिक हो सकती है, यानी कि जेनेटिक हो गए। अगर आपके माँ बाप को यह रोग लग गया है तो बच्चों में भी यह कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एक संक्रमण इसमें देखने को मिला जाता है जिसे कहा जाता है कॉक्सेकी, या फिर दूसरे वायरस में इन्फेक्शन के कारण इसमें अस्थायी रूप से जो बीटा सेल होता है इंसुलिन स्रावित करना बंद कर देता है, या सामान्यतः संक्रमण से भी यह हो सकता है। ठीक है, तो IDDM के बारे में हमने यही बताया आपसे कि यह बच्चों में पाया जाता है, 20 वर्ष से कम होते हैं। इसमें जो इंसुलिन होता है वह स्रावित नहीं होता, अगर होता भी है तो इसका जो उपयोग होता है वह सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि पर्यावरणीय कारक या फिर आनुवंशिक, ऐसा भी हो सकता है कि आप खान पान में सही से देखभाल नहीं करते हो, आपकी जो आहार संबंधित आदतें होती है, कम समय में ज़्यादा तनाव ले लेते हो। ठीक है, किशोरावस्था में जब ज़्यादा तनाव ले लेते हो तब भी यह डायबिटीज़ वाली बीमारी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि IDDM बीमारी देखने को मिलेगी। ये रहा 20 वर्षीय बालक के बारे में हमने बताया। अब दूसरा हम आपको बताते हैं कि NIDDM यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जिसे टाइप 2 का डायबिटीज़ कहा जाता है। तो यह वयस्कों में या फिर वृद्धों में यह कम बीमारी देखने को मिलती है। पुरुषों में महिलाओं की जो अपेक्षा होती है ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें जो इंसुलिन होता है वह स्रावित तो होता है, लेकिन जो ठीक प्रकार से यह अपना कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी इंसुलिन तो आपके शरीर में निकल गया है, लेकिन यह अपने सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो NIDDM होता है, इसमें जो भी ग्रसित महिला होती है या फिर वयस्क होते हैं, वृद्धा वाले जो होते हैं, इसमें जो भी इंसान होता है वो हैवी वेट वाला होता है या फिर मोटापा वाला लोग होता है। इसमें जो बीमारी लग जाती है वह धीरे धीरे होता है, लेकिन जब बीमारी लग जाती है ना वह अस्थायी होता है। देखो जो पहले वाला है IDDM है, हो सकता है एक समय में जाकर के खत्म हो जाए किसी भी मतलब सही डाइट के द्वारा, लेकिन जो NIDDM होता है यह किसी भी इंसान को लग गया है या धीरे धीरे होगा, लेकिन जो होगा बीमारी यह अस्थायी होगा। अगर हम आपको बताएं कि यह काहे होगा, यह किस लिए होगा, तो अगर आप मोटापा ज़्यादा हो सकता है कि यह आपको बीमारी हो जाए, यानी कि NIDDM हो जाए। इसके अलावा आप तनाव ज़्यादा लेते हो, हाइपरलिपिडेमिया हो। हाइपरलिपिडेमिया वो होता है कि आपके रक्त में जो लिपिड होता है, वसा होता है, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, तब हाइपरलिपिडेमिया के कारण भी NIDDM हो सकता है। आनुवंशिक डिसऑर्डर के द्वारा हो सकता है, पर्यावरणीय कारण हो सकता है, 40 उम्र से आप ज़्यादा पार कर लिए हो तब भी हो सकता है, आपके पेट में चर्बी है या फिर प्रेग्नेंट हो तब यह आपको बीमारी हो सकती है, NIDDM हो सकता है। ठीक है, तो हमने NIDDM के बारे में इतना बताया कि यह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटिस होता है, जो वयस्क लोग होते हैं, वृद्धा में बीमारी देखने जाती है, 40 वर्ष में उम्र से ज़्यादा हो गई तब ये देखने को मिलेगा। इसमें इंसुलिन स्रावित तो होता है, लेकिन ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पाता है। मोटापे में तनाव ज़्यादा लोग, इसके अलावा हाइपरलिपिडेमिया हो गया, आनुवंशिक हो गया, पर्यावरणीय कारक हो गया है, तब यह बीमारी देखने को मिलती है। ये रहा NIDDM के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि MRDM यानी कि जिसे WHO द्वारा यह बताया गया है, इसमें जो ग्रसित लोग होंगे यह कुपोषण के द्वारा ग्रसित होंगे। ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमें अभी आप देखो आपके पीछे बताया IDDM में हमने बताया कि तनाव ज़्यादा ले लेते हैं, पर्यावरणीय कारक होता है, खान पान का सही से देखभाल नहीं करते हैं, इसके अलावा कम समय में ज़्यादा तनाव ले लेते तब होता है। NIDDM में हमने आपको बताया कि पर्यावरणीय कारक से पेट में चर्बी हो गई, प्रेग्नेंट हो, इसके अलावा तनाव हो, मोटापा है। ठीक है, लेकिन जो MRDM होता है ये सब का झमेला इसमें नहीं होता है। खास करके कुपोषण वाले जो होते हैं, कुपोषण रोग से अगर ग्रसित हो तब यह आपको MRDM देखने को मिलता है। इसमें जो समय होता है 15 से 30 साल के जो लोग होते हैं यह बीमारी देखने को मिलता है। इसमें जो इंसुलिन होता है वह स्रावित नहीं होता है, इसे बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, बाहर से आप इंसुलिन के द्वारा आप इसे अपने शरीर में ले सकते हो। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय लोग होते हैं इसमें यह बीमारी देखने को ज़्यादा मिलती है, जैसे कि अमेरिका हो गया, कोलंबिया हो गया, तो वहाँ पे जो MRDM होता है इस बीमारी से आपने डायबिटीज़ बीमारी को आप देख सकते हो। हम इतना आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि MRDM, ठीक है, यानी कि WHO ने किस डायबिटीज़ का मतलब नाम बताया है, तो माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलाइटिस उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं IDDM, MRDM के बारे में आपको पता आपको अब आगे बात करते हैं थोड़ी। अब देखिएगा इसमें कुछ स्टेप होते हैं। देखो आप जब कोई भी आप पढ़ाई करते हो
कोई भी एग्जाम क्वेश्चन का एग्जाम जब सॉल्व करते हो तो आपको डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह नाम की जो मेडिकल लैंग्वेज होते हैं आपसे पूछा जाता है। जिससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाइपरग्लूकेमिया क्या होता है, हाइपरग्लूसेमिया क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, पॉलीफेजिया क्या होता है, इस सब लैंग्वेज आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब वैसे तो किताबी लैंग्वेज या फिर डॉक्टर की भाषा में लैंग्वेज है, लेकिन आप इसे जाने रहोगे आप तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देने की आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हाइपर ग्लाइसेमिया क्या होता है। तो यह जब रक्त में शुगर की जो मात्रा होती है या फिर ग्लूकोज की मात्रा होती है जब बढ़ जाए तो उसे कहा जाता है हाइपर ग्लूसेमिया कहा जाता है। ठीक है, तो हाइपर ग्लूसेमिया आप याद रख लेना कि रक्त में शुगर की मात्रा हो या फिर ग्लूकोज की मात्रा हो भी हो, मीठे से मतलब रिलेटेड हो, तो उसे कहा जाता है हाइपर ग्लूसेमिया कहा जाता है। दूसरा नंबर पे हम आपको बताएं कि ग्लाइकोसूरिया क्या होता है। तो ग्लाइकोसूरिया वो होता है जब आपके यूरिन में यानी कि आपके पेशाब में शुगर की जो मात्रा होती है वो निकलना शुरू कर दे। ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आपसे बताना चाहिए कि यूरिन में शुगर का निकलना ही कहलाता है ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। इसे चीनिया बीमारी भी यानी कि इसे चीनिया पेशाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरिन में शुगर की जो मात्रा होती है जब निकलना शुरू हो जाती है तो आप डायबिटीज़ को चीनिया रोग भी कह सकते हो, अगर पेशाब में यानी कि आपकी यूरिन में शुगर की मात्रा निकलना शुरू कर दी है। ठीक है, अगला पॉइंट पे है, एक पॉइंट याद रख लेना कि अगर देखो ग्लाइकोसूरिया में हमने आपको अभी बताया कि क्या होता है कि आपके यूरिन में शुगर का निकलना शुरू हो जाता है तो इसे चीनिया रोग कहा जाता है। लेकिन यह होता क्यों है? तो होता इसलिए है जो ग्लाइकोसूरिया होता है इसमें ग्लूकोज का जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो रक्त में ग्लूकोज है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो यूरिन होता है यूरिन में ग्लूकोज जाकर के मिल जाता है। इस प्रकार से ग्लूकोज आपके यूरिन के रास्ते से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आपको ग्लाइकोसूरिया नाम बीमारी होती है। आगे देख, अब बात करते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया वो शब्द होता है, वो लैंग्वेज होता है जो बार बार मूत्र त्याग करना हो उसे कहा जाता है पॉली। अक्सर करके आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं वो बार बार मूत्र त्याग करते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीयूरिया कहा जाता है। अगला हमारा है जीरोस्टोमा होता है। तो जीरोस्टोमा वो होता है मुंह का सूखना ही कहा जाता है जीरोस्टोमा। मुंह सूखता क्यों सूखता है? क्योंकि जो आपने ग्लूकोज खाया है वो आपके शरीर में जाकर के मांसपेशियों में नहीं जाता, आपकी कोशिकाओं में नहीं जाता है। इस प्रकार से आपको ऊर्जा आपका नहीं हो पाता है। ठीक है, आपको ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो जो कोई भी इंसान होता है तो दिन भर तो बैठा नहीं रहता, वो कोई ना कोई कार्य करता रहता है। तो जब कार्य करता है उसके पीछे उसका ऊर्जा लगती है, तो ऊर्जा उसका खत्म हो रहा है, ऊर्जा उसका शरीर से मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब ऊर्जा खत्म बेचारा कर रहा है, उसका ऊर्जा शरीर से मिल ही नहीं रहा तो उसका मुंह तो जाहिर सी बात है उसका सूखेगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे लिखे रहना, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, अगले वर्ड को कहा जाता है पॉलीडिप्सिया कहा जाता है। तो पॉलीडिप्सिया वो होता है प्यास ज्यादा लगना। अब मुंह सूखेगा तो प्यास भी ज्यादा लगेगा, तो उस शब्द को कहा जाता है पॉलीडिप्सिया कहा जाता है। अगला पॉइंट पे आप लिख सकते हैं पॉलीफीजिया। तो पॉलीफीजिया वो शब्द होता है अत्यधिक भूख लगना। ठीक है, तो आप बार बार जैसे ज़्यादा आप खा लोगे तो आपका इंसुलिन क्या होता है ज़्यादा निकल जाएगा, या फिर हो सकता है कि ग्लूकागॉन आपका ज़्यादा निकल जाए या फिर कम निकल जाए। तो इसमें अगर ज़्यादा या कम निकलता है तो उसमें अत्यधिक भूख लगेगा, तो उस वर्ड को कहा जाता है पॉलीफीजिया कहा जाएगा। ठीक है, अगर आप भूख ज़्यादा लगता है या फिर भूख कम लगता है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको थकान लगेगा, आपका वजन भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, स्टेप को याद हो गया होगा। अब नकारात्मक चीज़ें देखें, बताते हैं कि आपको अगर ग्लूकोज यानी कि डायबिटीज़ बीमारी हो गई है तो इसमें नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। तो आंखों से साफ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे सपना नहीं रहेगा, आंखों से आपको साफ नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा आपको कमजोरी रहेगी, संक्रमण रहेगा। संक्रमण कहाँ से रहेगा? तो जो त्वचा वाले संक्रमण होते हैं वो रहेगा। आपका घाव जल्दी आप ऑपरेशन करवा लोगे, ठीक है, आपका कहीं कट फट गया, आपको कहीं इंजरी हो गई, कहीं घाव हो गया है तो वहाँ पे आपका घाव नहीं भरेगा। घाव भरने के लिए आपको खाना पड़ेगा विटामिन सी। ठीक है, तो अगर डायबिटीज़ वाली बीमारी हो गई है तो जल्दी घाव नहीं भरता, घाव भरने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो था नकारात्मक प्रभाव हो गए। ठीक है, उसके अलावा शरीर भी बहुत ज़्यादा दर्द करता है, कोई भी कार्य करते हो। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं मधुमेह की। अगर हो गया है तो आप जांच किस प्रकार से कराओगे? तो मधुमेह की जांच करवाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। पहला आपका है GTT, आप करवा सकते हो। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे GTT कहा जाता है, आप GTT करवा सकते हो। इसके अलावा आप करवा सकते हो OGTT करवा सकते हो। तो जो TTT होता है ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, लेकिन जो OGTT होता है ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा होता है। इस टेस्ट में क्या होता है, यह एक ऐसा टेस्ट होता है, इसमें 250 या फिर 300 ml पानी में 75 ग्राम ग्लूकोज को मिलाते हैं और जिस इंसान को ग्लूकोज यानी कि डायबिटीज़ वाली बीमारी हो गई है उस व्यक्ति को यह जो हमने आपको बताया कि 250-300 ml पानी में 75 ml ग्लूकोज को मिलाते हैं और उस व्यक्ति को, डायबिटीज़ पेशेंट को, वह पानी दे देते हैं। उसके अलावा हर 30 मिनट के बाद उसका जो खून होता है या फिर मूत्र को इकट्ठा करके लाइब्रेरी में भेज करके टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से OGTT का टेस्ट होता है।
यानी कि ओरल मतलब कि हमने मुख के द्वारा दिया ना, मुख के द्वारा हमने ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज दे करके इसका मतलब कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हमने दिया। ठीक है, अगला हमारा होता है ग्लाइकोसूरिया होता है। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया वाले टेस्ट में जब हमने आपको पीछे ही बताया ना कि ग्लाइकोसूरिया उस वर्ड को कहा जाता है जब आपके यूरिन में शुगर की मात्रा ज़्यादा निकलती है। तो वही बात यहाँ पे भी है, ग्लाइकोसूरिया टेस्ट वो टेस्ट होता है, मूत्र में शुगर को जांच करते हैं तो उसका नाम हो जाता है ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। अगला टेस्ट हमारा है कीटोन यूरिया टेस्ट। कीटोन यूरिया टेस्ट वो टेस्ट होता है अगर आपके मूत्र में कीटोन का पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति ने कीटोन यूरिया का टेस्ट करवाया है तो वह डायबिटीज नामक बीमारी से ग्रसित है। अगला हमारा है टेस्ट HbA1c। इस टेस्ट को कहा जाता है हीमोग्लोबिन A1c कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो टेस्ट होता है एकदम सही सही बताता है। यह ग्लूकोज टेस्ट होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें जो ग्लूकोज होता है हीमोग्लोबिन टेस्ट, ग्लाइकोलिसिस टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे नाम से इसे जाना जाता है। यह टेस्ट 3 महीने का शुगर लेवल बताता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज खाया है तो आज का ही बताएगा, पिछले आपने 3 महीने में जो भी आपने खाया है तो उसके शुगर लेवल यहाँ पे बताता है। ठीक है, अब अगला हमारा है पीपी टेस्ट जो होता है। तो पीपी टेस्ट को कहा जाता है पोस्ट प्रिंडियल टेस्ट कहा जाता है। यह क्या होता है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद यह टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्ट को कहा जाता है पीपी टेस्ट यानी कि पोस्ट प्रिंडियल टेस्ट कहा जाता है। तो हमने जीटीटी बताया, जीटीटी में क्या होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है। ओरल टेस्ट होता है यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जो मुख में मतलब मुख के द्वारा वो टेस्ट किया जाता है। आपको 75 ग्राम यानी कि आपको एक गिलास में पानी दे दिया जाएगा, गिलास में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा डाल दिए जाएंगे। उसके बाद में आपसे यूरिन या फिर रक्त के माध्यम से आपका चेक किया जाएगा। ग्लाइकोसूरिया वो होता है जब आपके रक्त शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया। अगर कीटोन यूरिया टेस्ट किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मूत्र में कीटोन का अधिक पाया जाना ही आपका कहलाता है कीटोन यूरिया। HbA1c ये होता है, इसमें 3 महीने का शुगर लेवल बताता है, बस यही होता है। यह एकदम सही सही बताता है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे कहा जाता है ग्लूकोज हीमोग्लोबिन टेस्ट कहा जाता है, ग्लाइकोसैलिस टेस्ट कहा जाता है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन A1c भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया पीपी टेस्ट। पीपी टेस्ट वो टेस्ट होता है जो खाना खाने के 2 घंटे बाद होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है अगर रैंडम शुगर यानी कि आप शुगर को चेक करते हो, रैंडम शुगर अगर आता है 140 से प्लस होता है, 140 हो गया, 150 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, mg होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप डायबिटीज़ से ग्रसित हो। अगर फास्टिंग शुगर चेक करते हो तो फास्टिंग शुगर से अगर 90 से प्लस है तो उसे कहा जाता है यानी कि आपका शुगर लेवल आपका ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि कुछ खा पी के करते हो तो उसे कहा जाता है फास्टिंग शुगर। ठीक है, और उसके अलावा अगर खा पी के नहीं करते तो उसे कहा जाता है रैंडम शुगर। अगर मधुमेह नहीं है तो आपको कितना होगा शुगर लेवल, 88 से 120 होगा। अगर इससे ज़्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि आप शुगर के पेशेंट होते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है A1c। तो A1c हमने आपके पीछे ही बताया आपको कि HbA1c को कहा जाता है, A1c भी कहा जाता है। तो अगर नॉर्मल अगर आप चेक करते हो HbA1c में अगर चेक करवाते हो तो नॉर्मल अगर लेवल दिखाई देता है 5.6 5.7 है, अगर 22 साल से उम्र से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका शुगर कम है यानी कि नॉन डायबिटीज़ हो। ठीक है, उसके अलावा अगर जब होता है यानी कि प्री डायबिटीज़ से ग्रसित हो, अगर आपका पॉइंट में आ रहा 5.7 से लेकर के 4.6 है, इसके अलावा उम्र जब होती है 42 हो या फिर 47 के उम्र के बीच हो तो इसका मतलब ये समझो कि आप डायबिटीज़ के बॉर्डर पे हो। ठीक है, यानी कि आप ना नीचे हो ना ऊपर हो, ना आपका डायबिटीज़ मतलब कि शुगर लेवल कम है ना ज़्यादा, आप बॉर्डर पे हो। उसके अलावा अगर डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ वाला चेक करवाते हो, अगर 6.5 से ऊपर है तो इसका मतलब ये होता है कि शुगर आपको बीमारी है। तो हमने आपको नॉर्मली यही बताया है कि HbA1c जब आप चेक करवाते हो, अगर आपका शुगर लेवल इस पॉइंट के आधार पे आता है, यानी कि अगर आता है 5.7 आता है, अगर उम्र आपका है 42 से कम है तो इसका मतलब होता है कि नॉन डायबिटीज़ हो, आपका शुगर लेवल कम है। अगर आप चेक करवाते हो 5.7 से लेकर के अगर आपका आता 6.4 आता है या फिर उम्र अगर आपसे पूछा जाए 42 से 47 के बीच में है तो इसका मतलब ये होता है कि प्री डायबिटीज़ हो, समझो कि डायबिटीज़ बॉर्डर पे है। लेकिन अगर 6.5 है तो से ऊपर हो रहा तो इसका मतलब कि डायबिटीज़ बीमारी से ग्रसित हो, आपको शुगर नामक बीमारी हो गई। यह जो टेस्ट होता है यह सब टेस्ट इंटरनेशनल टेस्ट होता है। ठीक है, इंटरनेशनल टेस्ट में जो मिलीमोल्स होता है लीटर EMO के द्वारा किया जाता है। तो हमने आपको HbA1c के बारे में बताया। ठीक है, अब बताते हैं कि डायबिटीज़ अगर किसी की बीमारी को हो गया है, किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो आप किस प्रकार से भोजन दोगे। तो उससे आप दोगे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा,
वसा दोगे, प्रोटीन दोगे, ठीक है। ये इन्हीं सबसे आपको कैलोरी मिलती है, इन्हीं सबसे आपको ऊर्जा मिलती है। खासकर से आपको कार्बोहाइड्रेट से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। इसके अलावा आपको वसा से भी मिलता है, प्रोटीन से भी मिलती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की मात्रा कितनी आपको करना चाहिए? देखो, हमने आपको पीछे ही बताया आपको कि जो मधुमेह बीमारी होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक बालकों में होती है, वयस्क में होती है, एक सामान्य वजन वाले व्यक्ति में होती है। यानी कि जो बालकों में होता है उसे कहा जाता है IDDM कहा जाता है, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट मेलाइटिस कहा जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। जिसे टाइप 1 का कहा जाता है, जो बालकों में होता है, यानी कि अगर 20 साल से उम्र से हो, ठीक है, 20 वर्ष से कम हो तो बालकों में होता है। वयस्क में हमने बताया कि NIDDM होता है, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस जिसे कहा जाता है, तो वयस्क में होता है। और सामान्य वजन वाले तो वही आप रख सकते हो MRDM, यानी कि जो कुपोषण से ग्रसित हो, जिसे कहा जाता है माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। तो इन सब की जो हमने बालकों में, वयस्क में और सामान्य वजन में, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से। तो अगर बालकों में बीमारी हो गई है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होना चाहिए 40, वसा की मात्रा होना चाहिए 40% और प्रोटीन की मात्रा होना चाहिए 20%। अगर वयस्क वाला है, यानी कि मोटा व्यक्ति है, तो मोटा व्यक्ति में कितना होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए 60% होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, वसा की मात्रा 20% होना चाहिए। 20% क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो पहले से ही मोटा है, ठीक है, तो उसके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा हो। वैसे कि वसा की मात्रा ज़्यादा ग्रहण करने से ही आपके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। तो आप फैट की मात्रा ज़्यादा कर लोगे तो अब तो आपका फैट, यानी कि आपका जो रक्त का संचालन होता है वो सही से नहीं हो पाएगा, आपका जो ग्लूकोज होता है वो सही प्रकार से आपके शरीर में दौड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको जो वसा की मात्रा होती है वो कम करना चाहिए, 20% करना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा भी कितना करना चाहिए? 20% करना चाहिए। सामान्य वजन वाला व्यक्ति है तो उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा करना चाहिए 40%, वसा की मात्रा करना चाहिए 40%, इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा करना चाहिए 20% करना चाहिए, ठीक है। ये तो रहा परसेंटेज के हिसाब से। अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको देना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं देना चाहिए। तो जब नहीं देने की बात होती है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको जिस बीमारी से ग्रसित हो तो वो चीज़ें हुई बैन कर देंगे। वो चीज़ें बैन कर दोगे तो उसका जो शरीर का संचालन होता है, यानी कि शरीर उसका सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इसलिए जो मात्रा होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, आप पॉलीसेकेराइड रूप दे सकते हो। इसलिए दे सकते हो क्योंकि जब ये टूटता है, बहुत सारी ये अणुओं से मिलकर के बना होता है, जैसे अमरूद हो गया, ठीक है। जो कच्चे वाले फल होते हैं ये अपने जटिल रूप में होते हैं, तो इनका जो डाइजेशन होता है बहुत देरी से होता है, क्योंकि इनकी जो अणु होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्लूकोज ये देर से बनते हैं, देर से टूटते हैं, ठीक। तो आप कार्बोहाइड्रेट का पॉली रूप आप दे सकते हो, लेकिन जो दो वो कम दो। इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा जो होती है, वसा की मात्रा जो होती है, कम देना चाहिए, ठीक है। जो जमने वाले फैट होते हैं इनका प्रयोग कम करना चाहिए, ठीक है। जो नमक का प्रयोग होता है, इसके अलावा शराब का प्रयोग कम करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है सिंपल प्रयोग, यानी कि सिंपल शुगर जो होता है उसका प्रयोग कम करना चाहिए। अब सिंपल शुगर कौन से होते हैं? तो जैसे शहद हो गया, सिरप हो गया, आपके घर में मिठाई होती है, गुड़ हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, कॉन्डी हो गया, घी हो गया, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो, जो लो कैलोरी युक्त आहार होती है उनको आपके डाइट में, यानी कि आपके थाली में होना चाहिए, लेकिन ऐसे लो कैलोरी वाले आहार होना चाहिए जो धीरे धीरे अपना कार्य करे, ठीक है, धीरे धीरे अपना काम करे, लेकिन कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया वो ग्लूकोज वाला मात्रा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कैलोरी की मात्रा लेना चाहिए जो अपना कार्य करे, लेकिन धीरे धीरे कार्य करे। इस प्रकार से आपका जो शरीर होता है वो सही से अपना कार्य कर पाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है क्या देना चाहिए, यानी कि अगर डायबिटीज बीमारी से ग्रसित हो तो आपको क्या क्या खाना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आप सब चीज़ें बैन कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैन की जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे खाने से आपका जो शुगर होता है, लो शुगर या फिर हाई शुगर का मात्रा आप लेवल सही कर सकते हो। तो पहले पॉइंट पे याद रखे ना कि हरे पत्तेदार सब्जी हो गई, दाल हो गई, भूरी राइस वो होती है जिसे जो चावल होता है, चावल को पहले उबाल के जब उसको सुखा दिया जाता है धूप में तो वो भूरी राइस, जिसे कि भुजिया चावल इसे कहा जाता है। इसके अलावा आप फ्री डाइट आप अपनी थाली में शामिल कर सकते हो। मैदा का प्रयोग कम करना चाहिए। मैदा का प्रयोग कम इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैदा साफ करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग होता है वह इंसुलिन बनाने के लिए, यानी कि जो सेल होता है उसको नष्ट कर देता है, यानी कि आपके इंसुलिन को ही नष्ट कर देता है आपका मैदा, ठीक है। तो मैदा का प्रयोग इसलिए कम करना चाहिए। अब दूसरा हमारा प्रकार है, अगला हमारा है खाना कम खाना चाहिए, कई बार खाना चाहिए। सुबह आपको ज़्यादा और रात में क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। रात में क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि आप रात में लेटे रहोगे, ठीक है, और दिन में आप क्या करते हो? खाना खाने के बाद उसके कोई ना कोई जरूर काम करते हो। तो सुबह में जो खाना खाना चाहिए, कोई भी इंसान होता है चाहे वो डायबिटीज से ग्रसित है या नहीं ग्रसित है, तो उसको सुबह में अच्छी डाइट लेना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए, ठीक है। पेट भर में तो हमेशा खाना चाहिए, लेकिन कम थोड़ा खाना चाहिए। रात के मामले में ज़्यादा खाना चाहिए, सुबह को ज़्यादा खाना चाहिए और रात में थोड़ा कम खाना चाहिए। अगला हमारा है लो GI वैल्यू की चीज़ें देना चाहिए। देखो, लो GI वैल्यू वो होता है जिसे कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको कहा जाता है जब कार्बोहाइड्रेट जो आपने युक्त खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट को जो भी खाया है खाद्य पदार्थ, तो आपके शरीर में जाकर के आपके खून में ग्लूकोज के जब स्तर में यानी ग्लूकोज में जाकर के मिलता है आपका कार्बोहाइड्रेट, तो जो आपने खाया है जो भी कार्बोहाइड्रेट वह किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है आपके रक्त में जाकर के, वही कहलाता है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चार्ट अभी डाल देते हैं, आप उसे याद कर सकते हो कि लो जीआई वैल्यू कितना होना चाहिए, मीडियम जीआई वैल्यू कितना होना चाहिए, हाई कितना होना चाहिए। लो जीआई वैल्यू जिसे कहता है पॉलीफॉर्म कहलाता है, यानी कि पॉलीसेकेराइड जैसे कि फल हो गया, भूरी चावल हो गया, ओट्स हो गया, मछली ये सब होती, मूंगफली हो गया आपका, फ्रेक्टोज हो गया, ये सब क्या होता है पॉलीफॉर्म होते हैं। जीआई वैल्यू मीडियम होते हैं, यानी कि जो मीडियम वाले हो गए हैं, जैसे कि डाई फार्म वाले डाइसेकेराइड होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, बासमती चावल हो गया आपका, गंजी हो गया, सफ़ेद चावल हो गया, आइसक्रीम हो गया, सफ़ेद शर्करा हो गई, ये सब क्या होता है मीडियम होता है। यानी कि 55 से और 69 तक की अगर जीआई वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि मीडियम हो। अगर हाई है यानी कि जो हाई जीआई यानी कि मोनो फॉर्म में है, मोनोसेकेराइड के फॉर्म में है, यानी कि 70 से प्लस में उसका जीआई वैल्यू आ रहा है, जैसे आपका ग्लूकोज वाला रूप हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, जंक फ्रूट हो गया, आपका पिज्जा हो गया, तो ये सब क्या होता है हाई जीआई वैल्यू वाले होते हैं। तो लो आपको क्या करना चाहिए, मीडियम वाले जो होता है उसको आप ग्रहण कर सकते हो, लो जीआई वालों को ज़्यादा ग्रहण करना चाहिए क्योंकि ये पॉलीफॉर्म में होते हैं, जैसे कि भूरी चावल, ओट्स, मछली हमने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा आप क्या खा सकते हो, जो हमने आपको क्या बताया, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, पॉलीसेकेराइड का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया डायबिटीज़ बीमारी के बारे में, तो हमने यही बताया कि अगर आपके शरीर में जब 2 प्रकार के बीटा सेल, अग्नाशय के 2 प्रकार के बीटा सेल निकलते हैं, ठीक है। तो बीटा सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्फा बीटा सेल, एक होता है गामा बीटा सेल। अल्फा बीटा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। तो अगर ग्लूकागॉन निकला तो इसका मतलब ये होता है कि आपके रक्त में शुगर की मात्रा कम हो गई है। अगर इंसुलिन निकल रहा तो इसका मतलब ये होता है कि अगर शुगर लेवल है जो हाई शुगर यानी कि 200 से 300 ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब होता है इंसुलिन आपका ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो इसे मतलब होता क्या है, तो इसमें रक्त में शुगर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होता है। इसमें प्रकार कितने होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार होते हैं, एक को कहा जाता है आईडीडीएम, एक को कहा जाता है एनआईडीडीएम, एक को कहा जाता है एमआरडीएम कहा जाता है। तो बालकों में, सामान्य वाले में, मोटे में ये चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं यानी कि जो जीडीएम वाली होती हैं, इसे जीडीएम कहा जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। तो इसमें जो प्रेगनेंसी वाली में ये बीमारी देखने जाती है तो एक समय में जाकर के खत्म हो जाती है। लेकिन जो अदर्स होती है जैसे कि एनआईडीडीएम हो गया या एमआरडीएम हो गया, तो इसमें जो व्यक्ति होता है वह इस बीमारी से निजात नहीं पा सकता है, या मरते दम तक किसी भी इंसान के अंदर रहती है, बस इसकी लेवल को आप घटा या बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें खा सकते हो, हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो, मैदा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सुबह आपको ज़्यादा खाना चाहिए, रात को कम खाना चाहिए, खाना कम कम खाना चाहिए, कई बार खाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होती है इसकी मात्रा को कम करना चाहिए, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होती है इसकी मात्रा को आप ग्रहण कर सकते हो। मोनो का फॉर्म आप नहीं कर सकते हो, लेकिन डाइसेकेराइड का फॉर्म आप मीडियम होता है, इसमें अगर करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा आप वसा का प्रयोग और प्रोटीन की मात्रा कम करनी चाहिए। ये हमने आपको बताया डायबिटीज़ बीमारी के बारे में। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज ये हमारी क्लास यहाँ पे एंडिंग होती है। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।